1 जुलाई यानी नेशनल डॉक्टर्स डे। ऐसे में डॉक्टरों की बात न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। डॉक्टर्स डे पर सभी लोग अपने चिकित्सकों को बधाई दे रहे हैं। केंद्र के साथ ही राज्य सरकारें भी इस खास मौके पर डॉक्टरों की जमकर सराहना कर रही हैं। मध्य प्रदेश में भी सरकार ने डॉक्टरों को सैल्यूट किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे डॉक्टरों की उस समस्या का समाधान हो जाएगा जिसके लिए वह पूरा साल परेशान रहते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि सालों की पढ़ाई के बाद डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करने वाले धरती के इस भगवान की जिंदगी कितनी मुश्किल है। कोरोना काल में जहां अपनों ने उन अपनों का साथ छोड़ दिया जो संक्रमित थे, लेकिन उनका हमारे चिकित्सकों ने अपनी और अपने परिवार की जान दांव पर लगाकर लगातार इलाज किया। अब तक कई डॉक्टरों कोरोना के चलते अपनी जान भी गंवा चुके हैं। उसके बाद भी सरकार इनके प्रति गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होती तो डॉक्टरों का दर्द बार बार उनकी जुआ पर नहीं आता, उनका परिवार मजबूर नहीं होता। खैर, इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। हिंदुस्तान में डॉक्टरों को इंसान के रूप में भगवान की तरह देखा जाता है। कोरोना काल में ये बात चरितार्थ भी हुई। ऐसे में अब जब डॉक्टर डे है तो हर कोई अपने चिकित्सक का शुक्रिया अदा करने के साथ ही उसका सम्मान कर रहा है। मध्य प्रदेश में भी डॉक्टरों का न सिर्फ सम्मान हो रहा है बल्कि उनके सम्मान में कसीदे पड़े जा रहे हैं। आज हम कृतज्ञ हैं उन डॉक्टर्स के कि जिन्होंने दिन और रात लग के कोरोना के इस भीषण संकट के दौरान अपनी जान की परवाह न करके पेशेंट्स का इलाज किया और सुरक्षित किया, और इसलिए मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट 98.5% से ज्यादा है। आज ऐसे सभी डॉक्टर्स का हम आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। डॉक्टरों की बड़ाई हो रही, ये अच्छी बात है, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल तो यह है कि क्या महज एक दिन के सम्मान से पूरे साल समस्याओं से जूझने वाले डॉक्टरों की परेशानियां खत्म हो जाएंगी? क्या तमाम राज्यों में सरकार डॉक्टरों को लेकर पूरी तरह से गंभीर है? अगर ऐसा है तो सेहत की सौगात देने वाले डॉक्टरों का संघर्ष खत्म क्यों नहीं होता? कहीं मजदूरों से कम वेतन तो कहीं सुरक्षा की कानूनी छतरी नहीं। आखिर ये सब कब तक चलेगा? कोरोना काल में जनता की जान बचाने के लिए कई डॉक्टर्स अपनी जान तक गंवा चुके हैं, तो अन्य अपनी जान दांव पर लगाकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बावजूद इसके सरकार इनके प्रति ज्यादा गंभीर नहीं दिखती है, लिहाजा इन्हें समस्याओं को लेकर हड़ताल करने तक मजबूर होना पड़ता है। डॉक्टर्स डे के मौके पर मध्य प्रदेश के प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें तमाम तरह की परेशानियों का जिक्र करके उन्हें दूर करने का सरकार से निवेदन किया गया है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि समस्याओं का समाधान नहीं होने तक डॉक्टर्स या स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाएं देने वाले लोगों के लिए तमाम आयोजन और सम्मान औपचारिकता मात्र है। वैसे डॉक्टरों के प्रति सरकार कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना काल में लोगों की जान बचाते बचाते अपनी जान गंवाने वाले कई डॉक्टर्स के परिवार उस आर्थिक मदद के लिए भी लंबे समय बाद भी मोहताज है, जिसका ऐलान शासन ने बड़ी दमदारी से किया था। मैं डॉक्टर पूनम रायकवार, कोरोना योद्धा स्वर्गीय डॉक्टर रामचंद्र रायकवार की वाइफ हूँ। 6 मई 2021 को इनका देहांत हो गया कोरोना की वजह से। हम तीनों बिल्कुल अकेले हो गए हैं। हमारा आगे का भविष्य क्या होगा मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। सरकार से मेरा निवेदन है, माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जो इनकी एनपीएस की राशि है, जो इनका सरकार द्वारा कोरोना योद्धा का सम्मान राशि है, और जो इनके मेडिकल इलाज में जो 20-25 लाख रुपए जो मैंने लोगों से उधार लेके अपने गहने बेच के जो इनके इलाज में खर्च हुए हैं, वो सारी राशि जो है देने की कृपा करें। 2 महीने हो गए हैं, हमारे परिवार की तरफ ध्यान दें। डॉक्टर्स डे पर भी चिकित्सक अगर अपना दर्द बयां कर रहे हैं, उनका परिवार अगर परेशान है, तो जरूरी है कि सरकार इन्हें लेकर गंभीर हो। डॉक्टरों का असल सम्मान तो तभी है जब धरती का ये भगवान परेशान ना हो, उसकी हर उस समस्या का समाधान हो जाए, उसे अपने हक के लिए हड़ताल के लिए मजबूर ना होना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।
तो दर्द डॉक्टर इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं। वाजपेयी जी, आपको बहुत स्वागत है। कांग्रेस वक्ता सुनील शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश टीचर्स एसोसिएशन सचिव डॉक्टर राकेश मालवीय जी भी हैं हमारे साथ। मालवीय जी, पहले तो डॉक्टर्स डे पे आपको बहुत बहुत बधाई। हितेश जी, आपको भी बधाई। और आज अच्छा खासा मालवीय जी आपका सम्मान मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप खुश हैं जो सुविधाएं सरकार ने दे रखी हैं आपको? सबसे पहले तो मैं अपने सारे चिकित्सक साथियों को इस डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं देता हूं। हितेश वाजपेयी जी मेरे सीनियर्स हैं और मेडिकल कॉलेज के, मैं उनको भी इसकी बधाई देता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं जी। और जहां तक इस सम्मान से खुश होने वाली बात है, तो किसी भी तरह का सम्मान अगर मिले तो जाहिर सी बात है, इसमें खुशी होती है। बस अभी चूंकि आपका सवाल ऐसा है तो हमें और ज्यादा खुशी होगी कि अगर हमारा ये जो सम्मान है ये वाकई सही मायनों में हमको वो सम्मान, हमको वो सुरक्षा, हमको वो कार्य करने की आजादी, अगर ये हम सबको सारी चीजें हमें मिले तो हम वाकई बहुत इससे गौरवान्वित महसूस करेंगे और हम वाकई सम्मानित महसूस करेंगे। जी। नहीं तो सम्मान तब जब अभी मैंने आपको एक बाइट भी सुनाई, लंबा समय हो गया, उनके पति देव चले गए, आए दिन जूनियर डॉक्टर से लेके आप लोग भी सुरक्षा की मांग करते रहते हैं। वेतन विसंगति अन्य राज्यों के अलावा बहुत ज्यादा है। कोई आप लोगों के, चूंकि डॉक्टरों की कमी है तो काम का बोझ बहुत ज्यादा है आप लोगों पे। ये सब बातों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया क्या आपका? आज तक ये जो आकर्षित किया तो आपका पूरा हुआ? देखिए, पिछले तकरीबन 3-4 सालों से हम लोग लगातार सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्हें हमने हमारी समस्याओं से तकरीबन अवगत करा दिया है काफी बेहतर तरीके से। समस्या यहां पर यह है कि जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो चिकित्सकों को लेकर बहुत ज्यादा असंवेदनशील हैं। इस असंवेदनशीलता का एक उदाहरण जो अभी आपने अपनी स्क्रीन पर दिखाया कि कोरोना में कार्य कर रहे एक चिकित्सक की मृत्यु हो गई जी। तकरीबन 3 से 4 महीने होने को आ रहे हैं, ना तो उनके पास कोरोना निधि सम्मान पहुंचा, इवन उनका खुद का पैसा जो उनके बैंक अकाउंट में एनपीएस के नाम से जमा है वो अभी तक नहीं पहुंचा। और आज डॉक्टर्स डे के ऊपर उनके पत्नी और बच्चों को सामने आकर एक वीडियो बनाकर मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करना पड़ रहा है कि कृपया करके अगर आप अपना पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो मेरे पति का जो अकाउंट में पैसा है उसको जमा कर दीजिए। अब इससे बड़ी असंवेदनशीलता और क्या हो सकती है? बिल्कुल सही कहा। बोलिए। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि आज तो ये एक वीडियो आ गया है डॉक्टर रामशरण रायतवार जो कि प्रोफेसर थे इंदौर मेडिकल कॉलेज में, इसी तरह से शुभम उपाध्याय हैं, इसी तरह से प्रोफेसर गुप्ता हैं, इसी तरह से डॉक्टर अपेक्षा भाले हैं। ऐसी तमाम गिनती है जहां लोगों ने अपनी जान दे दी काम करते हुए। मैं आपको इसका एक और उदाहरण ये बताता हूं कि कभी आप सैनिक के साथ अगर उसकी मृत्यु हो जाए और वो शहीद हो जाए तो पूरा प्रशासनिक अमला, सेना के अधिकारी उसके घर जाते हैं, उसके बच्चों के परिवार के लिए लालन पोषण के जो भी उसका पैसा होता है, जो उसकी बाकी की जवाबदारियां जिम्मेदारियां होती हैं, वो उसके घर पर जाकर उसी समय वो सारी सुविधाएं उनको दे दी जाती हैं। मैं यहां पर यह बताऊंगा कि आप इस असंवेदनशीलता को देखिए कि आज डॉक्टर रामशरण रायतवार जी के घर पर मुझे कोई एक आदमी बता दीजिए जिसने जाकर उनके परिवार को सांत्वना दी हो। अब इस पर अगर हाँ ये बात ठीक है कि आज डॉक्टर्स डे है, आप एक सम्मान समारोह कर लीजिए, दुनिया को दिखा दीजिए, तो मुझे लगता है कि अगर इन सारी घटनाओं के बाद मैं उसको औपचारिकता ना कहूं तो मैं क्या कहूं? ठीक है, आपने हमारा सम्मान किया, हम खुश हैं और हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि ये जो हमारे साथियों की जो मृत्यु हुई है, जो हमारे साथियों का जो बुरा हाल है, अगर आप उनसे निकाल पाएं तो हमें और ज्यादा खुशी होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने सैनिक का उदाहरण दिया, तो वो बाहरी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए दूसरे देश से लड़ रहे हैं और आप आंतरिक सुरक्षा लड़ रहे हैं, बराबर मामला एक ही है। हितेश जी, कांग्रेस से भी मेरा यही सवाल होगा। निश्चित तौर पे आप भी डॉक्टर हैं, बड़ी अच्छी बात। मैं चूंकि मेरे परिवार में भी कई लोग डॉक्टर मैंने देखा है, जब वो 10वीं 11वीं पहुंचता है, बायोलॉजी लेता है, तब से तैयारी शुरू कर देता है, फिर वो
फर्स्ट ईयर पास करके फिर पीएमटी देता था। खैर अब अलग है सीपीएमटी। और आप भी जानते हैं कितनी कठिन परीक्षा होती है। करीब जिसने पास कर लिया वो फिर 4.5 साल 5 साल एमबीबीएस करता है, फिर 3 साल एमडी करता है, और आगे बढ़ना है तो फिर वो डीएम करता है। कुल मिला के 30-35 साल हो जाते हैं। अब 35 साल बाद भी जब वो कस्बाई क्षेत्रों में एक प्रशासनिक अधिकारी, आप समझ सकते हैं तहसीलदार के अधीनस्थ, जब तहसीलदार को उसको जवाब देना पड़ता है कहीं भी सरकारी डॉक्टर को, वो उस पर कार्रवाई कर सकता है। ये आपको कैसे लगता है? क्या आपको नागवार नहीं गुजरता? आप भी क्लास 1 अधिकारी रहे। देखिए राकेश भाई, स्वदेश जी, त्रिपाठी जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को जी मैं इस डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और डॉक्टर्स डे या किसी भी डे का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि हम उससे जुड़े हुए सभी आयामों की चर्चा करें, रिव्यू करें, और उसके लिए क्या कर सकते हैं इस पर विचार करें। मैं इसको इस दिवस की सार्थकता मानता हूं। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने ऐसा रिव्यू प्रोग्राम इसके ऊपर रखा जी। बाकी देखिए, क्योंकि मैं इस चीज को बहुत करीब से देखता हूं, तो सैनिकों से यदि आप तुलना करेंगे तो सैनिक जो होता है वो नॉन प्रैक्टिसिंग होता है। तो दो चीजों की, यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस, तो वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सबका अपनी अपनी सेवाओं का अपने अपने स्थान पर सम्मान होता है और विशिष्टता होती है। तो हमारे यहाँ पर व्यवस्था ही विशिष्टता है, विशिष्टता में व्यवस्था खोजने का कोई लॉजिक बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैं किसी सर्विसेज का सहारा लिए बिना ये चाहता हूं कि मेडिकल सर्विसेज उत्कृष्ट होना चाहिए, चाहे वो सेवा प्रदाय करता हूं, चाहे सेवा प्रदायकर्ता के प्रति शासन प्रशासन का रवैया हो। तो मुझे लगता है दोनों जगह सुधार की बेहद आवश्यकता है। जैसे कि हमने कोविड काल के दौरान देखा कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे चिकित्सक साथी जो है, और मैं खुद इन लोगों के बीच रहा, राकेश जी खुद खाली एक मास्क लगा के मेरे पास आते रहे, उस दौरान हमारे सब साथी आते रहे, और तब मैंने बहुत करीब से देखा कि फर्स्ट ईयर पीजी, सेकेंड ईयर पीजी और सीनियर रेजिडेंट सब बेचारे वेंफ्लॉन लगा के अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और बड़ा ही मैं कह सकता हूं कि एक संवेदनशील दृश्य था। और न केवल अपने काम के प्रति वो समर्पित थे, बल्कि साथ ही साथ उनके मन में कोई ऐसा भाव नहीं था कि हमको इससे बचना चाहिए। सीनियर प्रोफेसर हैं, एचओडीज हैं, डीन हैं, सुपरिंटेंडेंट हैं, सब पीपी के। हितेश जी आपसे निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप डॉक्टर। हम आपसे एक सत्ताधारी दल जो है वो क्या सुविधाएं दे सकता है और क्यों नहीं दे रहा है, हम ये सवाल आपसे कर रहे हैं। हम आपसे सवाल ये कर रहे हैं कि मैंने आपको फिर बताया कि जो 10वीं माने 16 साल 17 साल की उम्र से पढ़ते पढ़ते 30 साल गुजर जाते हैं, 30 साल का हो जाता है, 32 साल का हो जाता है, जब एक एसडीएम डॉक्टर को बर्खास्त करने की धमकी देता है, एक तहसीलदार डॉक्टर से कारण बताओ नोटिस पूछ लेता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कहीं से कंपैरिजन है क्या? मैं तो आपको पहले ही बोला, मैंने सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, तो आप एक एसडीएम की या एडीएम की कलेक्टर की तुलना डॉक्टर से कैसे कर सकते? कलेक्टर नहीं बोल रहा हूं मैं, तो तहसीलदार। आप आ रहा हूं एमपीपीएससी देख के क्या इस पढ़ाई का इनका अपना खुद का नहीं होना चाहिए कि वही आदमी जो चिकित्सक हो, चिकित्सकों में जो सीनियर हो, केवल वही अधिकार रखता हो? देखिए, ये व्यवस्था के लिए ही मैं बात करने जा रहा हूँ कि हमारे देश में, मैं यदि तेजी से बोलूं तो हम लोगों के पास एक इंडियन मेडिकल सर्विसेज जिसकी बात होती है बार बार, या इंडियन हेल्थ सर्विसेज की बात होती है, या पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की बात होती है, पब्लिक हेल्थ सर्विस कमीशन की बात होती है, कि अलग से यूनियन पब्लिक हेल्थ सर्विस कमीशन बना के एक नेशनलाइज कैडर बनना चाहिए। ये सब बातें हैं, और इस दिशा में ऐसा नहीं है कि बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। मुझे तो पूरी उम्मीद है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि इसको लेकर बातचीत आगे भी बढ़ रही है और एक बड़ी मात्रा में कॉन्सेंसस बन रहा है। रहा सवाल मेरी सरकार का, तो मैं आपको बता दूं, जैसे शायद आप इन लोगों को ध्यान, अजय विश्नोई जी मंत्री हुआ करते थे, स्वास्थ्य मंत्री। उस समय लगभग हमारे 425 चिकित्सा शिक्षक होते थे जो संविदा पर नियुक्त कर लिए गए थे।
नई नई सरकार हमारी आई थी, तो उस समय का ये विषय था। तब हमने इस विषय को लिया और टीचर्स एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं राकेश जी, बहुत अच्छे से उनको ध्यान होगा कि इन सब को कैबिनेट निर्णय से, संविदा से ऑटोनॉमस में रेगुलराइजेशन किया गया, क्योंकि जब मेडिकल टीचर्स ही संविदा पर रहेंगे लंबे समय तक तो स्वाभाविक है कि फिर उसका असर टीचिंग पर भी पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे इसके एस्पेक्ट हैं, मैं सहमत हूँ। जैसे कि ऑटोनॉमस बॉडी को दिग्विजय सिंह ने, ये निर्णय दिग्विजय सिंह के समय का था, मुझे तो बहुत अच्छे से ध्यान है, मैं खुद इन सर्विस था उस समय, डायरेक्टरेट हेल्थ में था, आप भी जानते हैं इस बात को। उस दौर में मैं आपके साथ भी बहुत बैठा करता था त्रिपाठी जी। तो उस दौरान में ये निर्णय हुआ था कि जो मेडिकल कॉलेजेस होंगे वो ऑटोनॉमस होंगे और उस ऑटोनॉमस बॉडी का अध्यक्ष कमिश्नर होगा, जो भी रीजनल कमिश्नर होगा उसके रीजन में जितने कॉलेज आते हैं। अब जब हर जिले में कॉलेज होने वाला है तो आप सोचिए एक रीजन में जितने जिले होंगे उन सब का अध्यक्ष रीजनल कमिश्नर कैसे हो सकता है। दूसरी बात, डीन है, डीन एक प्रोफेसर एचओडी रैंक का व्यक्ति होता है। तो प्रोफेसर एचओडी रैंक का व्यक्ति जो एपी की पात्रता नहीं रख सकता है उसके अधीन कैसे काम करेगा एक एजुकेशन सिस्टम में आप देखेंगे। तो ठीक है, ये अनुभव के आधार पर ये चीजें सामने आई है और मुझे लगता है कि इस दिशा में बातचीत भी चल रही है और अच्छे निर्णय भी होंगे। तो मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, पर हाँ सिस्टम इवोल्यूशन के क्रम में है और ये प्रमुख 4-5 चीजें जो हैं, जो स्ट्रक्चर को लेकर हमें प्रतीत होती है, वो हमें करना चाहिए। दूसरा, जैसे मेडिकल कॉलेजेस की बात है, तो शासकीय मेडिकल कॉलेजेस में क्या हम सेवाओं को नॉन प्रैक्टिसिंग मोड तक लेकर आ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको सपोर्ट भी करना पड़ेगा टीचर्स का। तो क्या हम टीचर्स को अच्छे कैंपस दे सकते हैं, टीचर्स को अच्छी सैलरी दे सकते हैं, उनको पर्क्स दे सकते हैं जिससे वो अपना पूरा ध्यान चिकित्सा, शिक्षा और सेवाओं में लगाएं, ना कि वो अपने परिवार के लिए वो कैसे आगे बढ़े अन्य लोगों की तरह उसमें ही सोचते हुए दूसरे और भी प्रैक्टिसिंग वर्क करें। तो मुझे लगता है कि ये जब हम उनको सपोर्ट करेंगे तो फिर हम उनसे डिमांड भी कर सकते हैं कि उनकी सेवाओं की गुणवत्ता में और समय देने में और वृद्धि आए। तो कॉम्प्लिकेटेड कंपोजिट स्ट्रक्चर जिसकी मांग है। मैं बीच में रोक रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा विपक्ष की भी राय ले लेता हूँ कि विपक्ष क्या सोचता है। और सुदेश जी, सवाल आपसे वही है जो मैंने अब ऐसा नहीं है कि अभी इतनी ज्यादा पढ़ाई हो गई, पढ़ाई शुरू से ही एक डॉक्टर बनने के लिए लंबा समय देना पड़ता है और लंबा समय देने के साथ लंबा 10 सेकंड में त्रिपाठी जी ये बता दूं मैं कि पूरे देश में ये बातचीत है जो मैं कह रहा हूँ जी। तो ये कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है डॉक्टर, इनका कैडर बनना चाहिए। जब कैडर बनेगा तब जाके संभवतः कुछ ये स्थिति सामान्य हो सकती है, कैडर बनना चाहिए। और डॉक्टर साहब, आप भी जानते हैं, आपको मालूम होगा, मैं राकेश जी से पूछ लूंगा, मध्य प्रदेश में हमारे समझ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ से कहीं से कम, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ से कंपेरिजन किया जाए तो डॉक्टरों की सबसे कम सैलरी मध्य प्रदेश में है। खैर ये हम बाद में पूछ लेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अंतर है, पर अंतर है। यूनिफाइड कैडर यदि होता है तो मुझे लगता है यूनिफाइड कैडर में ये सब समाधान अपने आप निकल के आए। सुदेश जी, ये समय आपकी भी लंबे समय तक सरकार है, ठीक है, अभी बीजेपी है। ये हम देखते आ रहे हैं आपके समय से भी कई बार कि डॉक्टर जब मरीज जाता है, मरीज के किसी कारण मृत्यु हो जाती है, हालांकि बहुत दुखद होता है, उसके परिजनों के द्वारा आए दिन डॉक्टरों से मारपीट, अभद्र व्यवहार ये होता रहा है। और ये अभद्र व्यवहार के साथ साथ जो मैंने ये डॉक्टर्स कैडर्स की बात कही है, तो आपकी भी सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जिनको आप कहते हैं कि इंसान के रूप में भगवान है उनके लिए? त्रिपाठी जी, बहुत सही दिन आपने सही डिबेट रखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो ये कि आपने इसमें सरकार का पक्ष रखने के लिए विद्वान चिकित्सक को प्रवक्ता के रूप में बिठाया। मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी और डॉक्टर राकेश मालवीय और तमाम चिकित्सकों को बधाई देते हुए ये जरूर कहूंगा कि ये सारी चर्चाएं पूरे देश भर में चल रही हैं और इस पर विचार किया जाना लंबित है और हो सकता है आगे विचार सरकारें करने लगे, जैसा डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी बता रहे हैं। लेकिन आज जो समस्या है, सबसे बड़ा दर्द तो ये है कि हमारा चिकित्सक, हम आचार संहिता में, वो चरक संहिता में लिखा है, वैद्यो नारायण हरि, चिकित्सक भगवान का रूप होता है। भगवान का रूप होता है तो भगवान को आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। जिन लोगों के लिए आपने घोषणा की थी कि आप फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, वो अपने प्राणों की आहुति लगा करके उन्होंने दूसरों को बचाने का काम किया है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी एडमिट थे तो इनके सारे चिकित्सक इनसे मिलने आते थे, लेकिन परिजन नहीं जा सकते। परिजन को डर था
कि कहीं कोरोना हमें न चपेट ले, लेकिन चिकित्सक अपनी जान की बाजी लगा करके वहां पहुंचते हैं, इलाज करते हैं, उनको ठीक करते हैं। मैंने तो कई चिकित्सकों को इस दूसरी लहर में रोते हुए देखा है और उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने सामने मैंने ऑक्सीजन के अभाव में या और अन्य साधनों के अभाव में लोगों को मरते तड़पते हुए, दम तोड़ते हुए देखा है। मैं समझता हूं आज से चिकित्सा बंद कर देना चाहिए, तकलीफ बहुत चिकित्सकों को हो रही है। ऐसी स्थिति में आप देखिए जूनियर डॉक्टर्स को अपनी मांगों के लिए हड़ताल पर उन्हें जाना पड़ रहा है। आप बताइए गांव-गांव में, गली गली में आशा उषा कार्यकर्ता हैं जिनकी मध्य प्रदेश में तकरीबन 2 लाख के लगभग उनकी संख्या है, वो आज सड़कों पर है। राजधानी में परसों नरसों गिरफ्तारी उनकी हुई थी। सरकार का ध्यान कहाँ है? चिकित्सकों को सही रूप से अगर बधाई देना चाहते हैं आप, तो पहले तो उनको जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स होने के लिए आपने जो सम्मान निधि का घोषणा की थी, तत्काल उनके घर पहुंचाने का काम करें और जिन लोगों के परिजन कोई समाप्त हो गए हैं उनको तत्काल अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था सबसे पहले फौजियों की तरह करें और ऐसे लोगों का मुंह जरूर बंद करें जिनने चिकित्सकों का अपमान किया है, जो सरकार की गोद में बैठे और कहते हैं किसी के बाप में दम नहीं है कि हमको गिरफ्तार कर ले, और जो बाबा बनके ढोंगी बनके व्यापार कर रहे हैं नंबर 1 का बाबा रामदेव, ऐसे लोगों पर कार्रवाई सरकार नहीं करती है तो सरकार को कैसे माने कि संवेदनशीलता ही इनकी चिकित्सकों के प्रति है। मैं तो ये मानता हूं जो सड़क संहिता में लिखा है उस पर चलने का हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए, हर जनप्रतिनिधि को समझना चाहिए, हर सरकार को समझना चाहिए कि चिकित्सक है तभी हमारा जीवन है, जीवन सही है तभी हम अपने बच्चों को ठीक ठाक करके हष्टपुष्ट करके और सेना पर बॉर्डर पर भेज सकते हैं। तो उनका सम्मान सैनिकों से कम नहीं होना चाहिए, ये मेरी मांग है। राकेश जी, मैंने हितेश से पूछा था वेतन विसंगति को लेकर कि आपको है क्या ज्ञान? देखिए हम तो यहाँ बिल्कुल आसपास के हम राज्यों से तुलना करके आपको बताया। जूनियर डॉक्टर्स जो हड़ताल में, चूंकि उन्होंने मुझसे बताया था इतना अंतर है, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। बिल्कुल आपका जो सवाल था वो बिल्कुल वाजिब था। अगर आप जूनियर डॉक्टर्स की बात कर रहे थे तो वाकई ऐसे बहुत सारे राज्य थे जहां पर उनका जो स्टाइपेंड था वो बहुत ज्यादा है। अगर आप मेडिकल टीचर्स की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में हम लोग बैठे हुए हैं और मैं मध्य प्रदेश के मेडिकल टीचर्स की आपसे बात कर रहा हूं। यहां पर स्थिति यह है, अभी आपकी क्लिपिंग पर मैं देख रहा था स्क्रीन पर कि पद बहुत खाली हैं। आप ये देखिए कि हेल्थ डिपार्टमेंट में तकरीबन 45% चिकित्सकों के पद खाली हैं। अब आप उस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल देख सकते हैं जिस राज्य के अंदर 45% चिकित्सक सेवा में नहीं आना चाहते। अब क्यों नहीं आना चाहते? वो इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि आप ना तो उनको सम्मान दे रहे हैं। सम्मान किस तरीके से? अभी आपके सामने एक उदाहरण मिला कि जो भी उनकी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। आप डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने के बावजूद भी आप उसका इंप्लीमेंटेशन देख लीजिए, कितना साल भर में कितने चिकित्सक पिटते हैं और कितनों के ऊपर डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट लगता है। अगर 15-20 लोगों की भीड़ आती हुई दिखती है तो चिकित्सक उस मरीज को बचाने की जगह पर अपने आप को बचाने की बातें सोचने लगता है कि अगर ये मरीज मर गया तो मेरी जान बचेगी या नहीं बचेगी। अगर आप इस तरह का माहौल होगा तो कौन चिकित्सक काम करेगा? दूसरा मैं आपको बताता हूं कि जो चिकित्सा शिक्षक हैं जो मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, 4.5 लाख कर्मचारियों को आपने एक पेंशन सुविधा दे रखी है जिसका नाम है न्यू पेंशन स्कीम। चिकित्सा शिक्षक, पूरे मध्य प्रदेश के एक चिकित्सा शिक्षक को न्यू पेंशन स्कीम का लाभ नहीं है। अगर आप देखेंगे प्रमोशन पॉलिसी, आप पूरे भारतवर्ष की प्रमोशन पॉलिसी देख लीजिए, पूरे दूसरे राज्यों की प्रमोशन पॉलिसी देख लीजिए और मध्य प्रदेश की चिकित्सकों के साथ जो प्रमोशन पॉलिसी है सबसे निम्न स्तर की है। अगर इतनी निम्न स्तर की आपके पास प्रमोशन पॉलिसी है, उनके भविष्य के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है, तो चिकित्सक आपके यहाँ आपकी स्वास्थ्य सेवा में और मेडिकल एजुकेशन चिकित्सा शिक्षा में क्यों आएंगे? अभी आप 13 मेडिकल कॉलेज में 3300 चिकित्सा शिक्षक हैं, उसमें से 900 चिकित्सा शिक्षकों के पद खाली हैं। अभी सरकार और आगे आने वाले समय में 6 और 7 नए मेडिकल कॉलेज खोल रही है। जो वर्तमान में चिकित्सा शिक्षक आपके पास नहीं है, नए मेडिकल कॉलेज में कहां से चिकित्सा शिक्षक आएंगे? पर वो क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपने वो सिस्टम ऐसा बना रखा है, जब भी वो किसी चीज की बात करते हैं, वो बेहतर प्रमोशन पॉलिसी की, वो वेतन की, आप हमेशा उसको दूसरे कैडर के साथ तुलना करते हैं कि भाई फाइनेंस के ऑफिसर को ये नहीं मिलता। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी बच्चों को पढ़ाई जाती है, शरीर का डिसेक्शन कराया जाता है। कोई एक प्रशासनिक अधिकारी आ जाए और 10 साल तक वो डिसेक्शन पढ़ने के बाद सारे लोगों को वो करके दिखा दे, वो नहीं कर सकते। ये हम चिकित्सा शिक्षकों का काम है, डॉक्टरों का काम है। और जब हम ये विशिष्ट काम करते हैं, चाहे वो पढ़ाने का काम हो, शरीर के ह्यूमन बॉडी का काम हो, कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने का काम हो, ये हमारा विशिष्ट कार्य है। जब हम विशिष्ट कार्य करते हैं तो हमारे लिए
वो सुविधाएं भी हमारी विशिष्ट प्रकार की होनी चाहिए। आप ये चाहते हैं कि हमें कुछ ना दिया जाए, ना हमें कोई प्रमोशन पॉलिसी दी जाए, ना वेतनमान दिया जाए, ना अलाउंसेस दिए जाएं, ना एनपीएस की सुविधा दी जाए, लेकिन कार्य हम ऐसा करें कि पूरे विश्व को हम बचाएं और अपनी जान भी दे दें। और जान देने के बाद वो परिवार, आज आप देख रहे हैं कि भीख मांग रहा है कटोरा लेकर। अगर आपकी ये प्रमोशन, ये पॉलिसीज होंगी तो कौन आदमी आके मध्य प्रदेश में काम करेगा? मेरा इस सरकार में, चूंकि शेष वाजपेयी साहब मेरे सीनियर हैं और इस भाजपा की सरकार में भी हैं, मैं उनसे और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से और मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि कृपया करके आप हमारी समस्याओं को सुनिए, संवेदना के साथ सुनिए। अगर इस चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को, जो कि रीढ़ की हड्डी है, डॉक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, डॉक्टर बनते हैं, अगर आपने उसको नहीं सुधारा तो ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आपको एक बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं चिकित्सकों के लिए, चिकित्सा शिक्षकों के लिए लानी ही होंगी। रितेश जी, बहुत कम समय बचा है, संक्षेप में आपका निश्चित तौर पर निचोड़ जो निकलता है वो आपसे ही निकलता है, आप निकाल के बता दीजिए क्या होना चाहिए, बहुत संक्षेप में। नहीं, बिल्कुल, मैं तो सहमत हूँ और मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ और मुझे बहुत अच्छे से आता है कि सरकार के में रहकर डॉक्टर्स की मदद कैसे करना, अपने साथियों की मदद कैसे करना, और जब हम कभी हम सरकार में नहीं भी रहते तब भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे करना। तो मैं राकेश जी, स्वदेश जी, सभी की और आपके सुझावों से पूरी तरह सहमत हूँ। इस दौरान ऐसा कोई भी सुझाव ऐसा नहीं आया है कि जिसे इम्प्लीमेंट ना किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि स्वदेश जी ने भी जो बातें कही हैं उन्होंने विपक्ष के स्वाद और फ्लेवर के हिसाब से रखी है, वो उनका अधिकार है, लेकिन नीतिगत रूप से उससे सहमत हुआ जा सकता है और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि चिकित्सकों के लिए बेहतर एक सिस्टम बने। और मैं तो साहब इन चिकित्सकों द्वारा ही भेजा गया हूँ राजनीतिक क्षेत्र में, तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। एक भी फैसला होता है तो मेरे को तो सालों याद रहता है कि हम ये करवा पाए। डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट की जैसे बात करते हैं, तो मैं तो उस दौरान इसका वॉरियर रहा हूँ जब हम इसको बनाना चाहते थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे चलकर भी शिवराज जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हम अच्छा काम करेंगे और जरूर जल्दी ही कोविड काल के जो अनुभव रहे हैं उसके आधार पर चिकित्सकों की बेहतरी के लिए अच्छे निर्णय सामने आएंगे। एक बात से इतराज है रितेश जी आपके, बोल दूं? जी जी जी, बोल। आपने कहा कि चिकित्सकों की तरफ से ही मुझे भेजा गया है, हम जैसों को भूल गए, हम जैसे भी खींच के लाए आपको राजनीति में। सर, मैं बहुआयामी व्यक्ति हूँ और मैं एमबीबीएस के साथ साथ एमजेएमसी भी हूँ, तो आप जैसे गुरु लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। पर जब जिस दिन पत्रकार दिवस होगा उस दिन मैं ये बात भी बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी आपका, सुदेश जी आपका और मालवीय जी आपका हमारे साथ। मालवीय जी, खासकर आपका अपना दर्द बयां करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब कोरोना काल नहीं था तब डॉक्टरों को लेकर कई तरह की बातें कही जाती थी, इसमें कुछ सकारात्मक भी होती थी तो कई नकारात्मक। लेकिन महामारी में डॉक्टरों ने जिस तरह से अपने कर्तव्य का पालन किया है, अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात संक्रमितों का इलाज किया है, जिसमें कई डॉक्टर खुद कोरोना की चपेट में आकर अपनी जिंदगी की जंग हार गए। उसके बाद भी डॉक्टर अगर वेतन विसंगति, सुरक्षा समेत अन्य जरूरी मांगों को लेकर परेशान है तो जरूरी है सरकार इनकी परेशानियां जरूर दूर करे और चिकित्सकों पर पड़ रहे ज्यादा बोझ को कम किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो यही चिकित्सकों का असली सम्मान होगा। हमें उनका सम्मान करने के लिए डॉक्टर्स डे या किसी खास दिन का इंतजार नहीं करना होगा। इसी के साथ जनता हमारी जवाब देता है। नमस्कार।